तीन बोल रहा था बोतल वही क्या तीन बोल रहा है ठीक है। बोतल कल लेके जाए तो एकदम कर दिया था मैंने, लेकिन बोलना पड़ेगा ना बच्चे भी 11 सवाल है अभी तो बोलो पानी की बोतल। हाँ मैं तेल ला रहा हूँ वो पेन ही ला रहा हूँ। पी और एक्स के बीच में आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू
जल्दी से इस लाइन की इक्वेशन लिखिए, आ जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा था, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे? v/10 प्लस x/4 इक्वल टू 1, ठीक है। v डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, प्लस x डिवाइडेड बाई 4, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बताया था, याद कीजिए मैथमेटिकल टूल्स में बताया था, अगर ऐसा ग्राफ हो तो कैसे हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। ये आपने इक्वेशन लिख ली है। अब यहाँ से v की वैल्यू निकाल लीजिए, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बाई 4 इंटू 10, तो 4 माइनस एक्स बाई 4, अच्छा इसको ऐसे रहने, v और x आ गए, ठीक। हमें क्या निकालना? एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? v dv अपॉन dx, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dv ओवर dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू 10, तो है ही, ये कितना आ जाएगा? 10/4, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, v कितना है? 1 माइनस एक्स बाई 4 इंटू 10 इंटू dv ओवर dx कितना है? 10/4। हमें किस वैल्यू पे निकालना है? x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, देखिए क्या आ रही है वैल्यू। कितनी आ रही वैल्यू इसकी? ये माइनस 1/4 इंटू 10, सॉल्व भी करना इतना टाइम लगना? माइनस 75/4, ये आ रही वैल्यू, सॉल्व ही नहीं की। इतना टाइम लगता है ये इसको सॉल्व करने में?
नोट कीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों नहीं है आगे नोट कर लिया यहाँ पे दिया हुआ है x is equal to 0 initial velocity of particle is 2 meter per second find velocity at x is equal to 4 meter चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए देखिए ग्राफ को कैसे सोचा जाता है यहाँ पे ग्राफ आपको v और x के बीच में दिया होगा सॉरी a और x के बीच में दिया होगा तो सबसे पहले देखिए कि एक्सीलरेशन को x के टर्म में कैसे लिख सकते हैं एक ही तरीका बता दें ठीक है यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा a dx इज इक्वल टू v dv ठीक है अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये a dx इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ एरिया तो a और x के बीच में ग्राफ पता है अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो मेरे को a dx की वैल्यू पता चल जाएगी ठीक है और ये a dx एरिया किसके इक्वल होगा v dv अब तो हो गया क्वेश्चन एरिया निकाले इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv इनिशियल वैल्यू कितनी दी हुई है u की 2 और ये v निकालना है यदि किसी अब तो कितनी वन रूट 6
नहीं, सही है, 2√7 सही है, √28, हाँ सही है। सिंपल एरिया निकाल लीजिए, ये एरिया कितना होगा, ये तो सिंपल रेक्टेंगल है, तो 2 × 4 8, ये वाला एरिया कितना होगा, ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना हो गया 12, तो आपने लिखा 12 इज इक्वल टू b dv इंटीग्रेशन u से v तक, ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस u स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू √28 मीटर पर, क्लियर है। नहीं 3 तक लेते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, देखिए रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। अब जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात करें रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है ऑब्जर्वर, कि जहां पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, इसका मतलब होता है रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करें, जो बेसिक एनालिसिस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, ठीक, अगर बगल वाली ट्रेन चलती है तो आपको लगता है कि आपकी ट्रेन मूव कर रही है, ऐसे देखने के लिए आप तुरंत प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो आपको पता चला नहीं मेरी ट्रेन खड़ी है, वो वाली ट्रेन मूव, ऐसा होता है ना, ठीक। तो जब हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं और बगल वाली ट्रेन को देख रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग एनालिसिस किसके रेस्पेक्ट में स्टार्ट कर देते हैं, बगल वाली ट्रेन के रेस्पेक्ट में, तभी तो आप प्लेटफॉर्म को देखते हैं, फिर कहते हैं कि प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में ट्रेन वहीं पे खड़ी है, ठीक। तो हम लोग जब एनालिसिस करते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और दूसरी वाली ट्रेन को देखते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करने लग जाते हैं। मैंने कहा ये ट्रेन मान लीजिए इधर जा रही है, क्या क्या इसको देखना स्टार्ट कर दिया, जब इसको देखना स्टार्ट किया तो आपने इसको क्या कर दिया, ट्रेन तो इधर जा रही थी ना, तो आपने इसको देखा ये रेस्ट पे हो गया, तो आपको लगा कि मैं आगे जा रहा हूं, ऐसे ही होता है ना, ये जा तो एक्चुअल में ये ऐसे पीछे रहा है, लेकिन आपके इसको रेस्ट पे कर दिया तो आपको लगा ये आगे जा रहा है, कॉमन है, कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो आप लोग डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग रेफरेंस फ्रेम के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर हमेशा क्या होता है, रेस्ट, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग एनालिसिस करते हैं वो हमेशा क्या होता है, रेस्ट पे होता है, ठीक। अब जैसे कि मैंने लिखा VAB, तो VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, ठीक। VAB का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, तो B क्या हो गया, ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर हमेशा क्या होगा, यहाँ तक नोट कीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल है,
अब एक चीज अपने वर्डिंग में लिख लीजिए कि हम लोग जिसके रेस्पेक्ट में भी एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी 2 डायमेंशन भी पढ़ना है, ठीक है, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, जहां से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम, ठीक। तो जिसके रेस्पेक्ट में भी आपको एनालिसिस करना है उसको उल्टा कर दूसरे में ऐड करना है। जैसे कि माइनस वी ए बी किया ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बी ए बी इज इक्वल टू वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, वही चीज लिखी है मैंने, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए में माइनस वीबी को ऐड कर रहा हूँ, ठीक। माइनस वीबी का मतलब क्या हुआ, अपोजिट, ठीक है। अगर वीबी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस का मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग जिसके रेस्पेक्ट में भी एनालिसिस करेंगे उसको उल्टा करके दूसरे में ऐड करते हैं, इसी तरीके से लिखिए कॉपी। हम लोग जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करेंगे उसको उल्टा करके दूसरे में ऐड कर देंगे, क्योंकि रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन में चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। इससे सिंपल वर्डिंग में याद रखिए, जिसके रेस्पेक्ट में आपको एनालिसिस करनी है उसको उल्टा करेंगे और दूसरे में ऐड कर देंगे। अब हम लोग समझते हैं कि रिलेटिव मोशन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। हमें तो क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन रिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्वेश्चन को इजी करने के लिए। अगर हमें नॉर्मल वे से चलते हो सकता है कि वो 5-6 स्टेप में जाके सॉल्व होता है, और रिलेटिव से सॉल्व करेंगे हो सकता है वो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो रिलेटिव में हम लोग समझते हैं कि कैसे हमें पता चले कि हमें रिलेटिव का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बाइफरकेट करते हैं, क्वांटिटीज which depend on reference frame। ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी हैं जो कि रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि 2 कार हैं, दोनों कार सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक। तो 2 कार हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करें सेम स्पीड से, ठीक है। अगर ये वाला ड्राइवर इसको देखेगा तो ये कहेगा इसके रिस्पेक्ट में तो मेरी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, मेरे को तो हमेशा बगल में नजर आ रहा है, ठीक। और ये वाला ड्राइवर अगर इसको देखेगा तो ये कहेगा कि इसके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसको हमेशा इसके बगल में नजर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों की स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, 0, सेम नहीं, 0, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। इसको लगेगा कि इसके रेस्पेक्ट में तो मैं रेस्ट पे ही हूँ, अगर रेस्ट पे नहीं होता तो मेरी पोजीशन चेंज होती है ना इसके रेस्पेक्ट में, ठीक। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें सेम स्पीड से तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे है। लेकिन एक बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, जैसे कि आप लोग ग्राउंड पे खड़े, ठीक है। आपको नजर आ रहा है कि दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों को नजर आ रहा है कि हम दोनों मूव ही नहीं कर रहे हैं, ठीक। रेफरेंस फ्रेम अलग अलग हो गया ना, ये रेफरेंस फ्रेम अलग है, ठीक, और आप लोग रेफरेंस फ्रेम अलग है, ठीक। अब मैंने कहा कि यहाँ से मूव कर रहे हैं, आप लोग ऑब्जर्वर, ठीक है, आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपने क्या कहा कि इसने कितने डिस्टेंस कवर की, मैंने कहा 5 मीटर डिस्टेंस कवर की, ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा कि इसके रिस्पेक्ट में मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, 0, ये तो मेरे सामने ही है हमेशा, उसके रिस्पेक्ट में तो मैं मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो रेफरेंस फ्रेम को अगर मैं चेंज करूं, ठीक है, एक रेफरेंस फ्रेम आप लोग और एक रेफरेंस फ्रेम ये वाला ड्राइवर है, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या है, ये 0, लेकिन आपके रेस्पेक्ट में क्या है, इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर, ठीक। तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर पे। डिस्टेंस अलग अलग आएगी हर एक ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ये भी डिपेंड करेगा, ये भी डिपेंड करेगा इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, मैंने कहा इनिशियल पोजीशन ये थी कार, फाइनल पोजीशन ये थी, तो आपने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर, ठीक। लेकिन ये इसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये यहीं पर, इसके रेस्पेक्ट में ये यहीं पर है, इसके रेस्पेक्ट में ये यहीं पर है, इसकी पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में तो चेंज ही नहीं हो रही है, तो ये क्या कहेगा कि इस वाले के रेस्पेक्ट में मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है, और आपके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 5, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड कर रहा है रेफरेंस फ्रेम पे।
अगर डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है तो स्पीड भी डिपेंड करेगी, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो स्पीड भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगी। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है तो वेलोसिटी भी डिपेंड करेगी। अगर वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है तो एक्सीलरेशन भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है तो वर्क डन भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आपका वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड, हर एक रेफरेंस फ्रेम के लिए इन सब की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, नोट कीजिए पहले ये वाला। नोट कर लिया। अब आते हैं क्वांटिटी which do not depend on reference frame। ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी जो कि रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती? पहला, फोर्स। फोर्स आपका रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। कैसे? जैसे कि मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आपने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, एक ग्राउंड पे खड़ा है, उससे मैंने पूछा कि कितना फोर्स लग रहा है, उसने बोला 100 न्यूटन। ठीक, और मान लीजिए कि एक बंदा है जो भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब इससे पूछा कि कितना फोर्स लग रहा है, इसने देखा, बोला कि 100 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए फोर्स तो वही रहेगा ना, फोर्स में ना चेंज हो जाएगा। वो तो सिंपल फोर्स को देख रहा है कि फोर्स है कितना। मेरे को पता था ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जब हम लोग मास इनटू एक्सीलरेशन की बात करते हैं, वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, सूडो फोर्स। वो अलग चीज है। ठीक है, जब हमारा रेफरेंस फ्रेम चेंज होता है तो हम लोग वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए। ठीक, तो यहाँ पे जो आप लोग कह रहे हैं कि एक्सीलरेशन डिपेंड कर रहा है तो फोर्स पे डिपेंड करेगा, ये मास इनटू एक्सीलरेशन थोड़ी ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए, क्या आप सिलेंडर लेकर आता है बंदा। ठीक है, वो अपने साथ एक स्प्रिंग बैलेंस लेकर आता है। ठीक है, और उसको मेजर करके बताता है कि हाँ ये 15 kg है, 20 kg जो भी है। ठीक, तो उसने मेजर किया और रीडिंग देखा, उसमें स्प्रिंग आपकी एलोंगेट हो जाती है, और देखते हैं ना आप लोग यहाँ कितनी रीडिंग आ रही है, देखा है कि नहीं कभी? ठीक है, तो उसने रीडिंग ली और बोला कि हाँ ये आपने कहा कि 20 न्यूटन है। ठीक है, तो 20 न्यूटन है आपके सिलेंडर का वेट। ठीक, अब मान लीजिए ये बंदा क्या है, लिफ्ट में खड़ा है। ठीक, और लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है। ठीक है, और एक बंदा ग्राउंड के नीचे खड़ा है। ठीक, तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इसने सिलेंडर को उठा के रखा हुआ है। ठीक है, मेरे से पूछा कि कितनी रीडिंग आ रही है, मैंने कहा 20 न्यूटन आ रही है। ठीक है, और एक ग्राउंड पे खड़ा था, उससे मैंने पूछा कि रीडिंग कितनी है, उसने टेलीस्कोप से देखा, बोला ये तो 20 न्यूटन है। ये रीडिंग थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। अरे वेट फोर्स ही होता है, वेट फोर्स ही होता है। सूडो को इंट्रोड्यूस मत कीजिए, मिस कॉन्सेप्ट मत लेकर आइए। थोड़ी देर के लिए मैकेनिक्स में आप लोग ये मान के चलिए आपको 0 आता है। ये तो जो पुरानी चीजें गलत गलत पढ़ी हैं, मैं उसमें समझाने की कोशिश करूंगा तो आप लोग हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट करते रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा होता है, पूरा खराब हो जाएगा मैकेनिक्स। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर कहीं पे सही से अगर मैकेनिक्स नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गलतियां बता देते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो। वेट फोर्स होता है, mg फोर्स है। ठीक है, तो जो हम लोग मेजर करते हैं वो mg को मेजर करते हैं, जो सिलेंडर वाला मेजर करता है वो mg की क्वांटिटी बताता है। वो तो हम लोग घर पे वहां पे भी जाते हैं तो वो बोलते हैं ना कि कितना वेट कितना है,
तो आप लोग कहते हैं केजी है, 10 केजी है, वो केजी थोड़ी ना मेजर करता है, तो वेट मेजर करे, ग्रेविटी है ही, लेकिन बस हम लोग उसको अपने आसानी के लिए कह देते हैं कि केजी में मेजरमेंट नहीं आता। तो सोचिए ग्रेविटी लग रही है हमेशा कंटिन्यूएशन में, वो न्यूटन है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मास मेजर नहीं कर रहे हम लोग सिंपल बताते हैं कितना न्यूटन लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटी है और जगह, ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है। अब बोलिए क्या कि हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सही करने की कोशिश करता हूँ। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो जी की वैल्यू होती है, जैसे कि आप लोग जब ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो कहते हैं जी की वैल्यू चेंज होती है जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर तक जो जी की वैल्यू होती है बहुत रेयरली चेंज होती है, पॉइंट में डेसिमल में जाके चेंज होती है, ठीक है, वो 5% से कम होती है चेंजेस, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते 10 किलोमीटर तक, ठीक है। और ग्रेविटेशन में हम लोग जितनी भी बातें करते हैं वो किलोमीटर के ऊपर बात करते हैं। मैंने कहा 100 किलोमीटर हाइट तक ले गए, 200 किलोमीटर हाइट तक ले गए, तब जी का वेरिएशन निकालते। लेकिन यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन किए आपने, कितनी मैक्सिमम हाइट होती है, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, इसके ऊपर तो किसी क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं कि 1000 किलोमीटर। अगर 1000 किलोमीटर लिख देता तो आप ग्रेविटी इस वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि जी की वैल्यू ही चाहिए। अभी भी कुछ है सर, अगर 100% और दोनों पे फोर्स लगाए तो दोनों के रिस्पेक्टिव क्या मतलब, नहीं दोनों पे क्या लगाया जाए, फोर्स लगाए दोनों मूव कर रहे हैं, हाँ तो एक दूसरे के रेफरेंस में, ठीक है, तो वो तो इसको देखेगा ना इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो यही कहेगा ना इस पे फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है। मैं फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मास इनटू एक्सीलरेशन मत कीजिए, मास इनटू एक्सीलरेशन करेंगे स्यूडो आ जाता है, वो नॉन इनिशियल फ्रेम में आता है। आप तो यहीं पटक गए कि एक्सीलरेशन डिपेंड करे तो फोर्स नहीं डिपेंड कर रहा, ठीक है। जब एक्सीलरेशन वाली पैरामीटर्स आते हैं तो स्यूडो न्यूटन सेकंड लॉ सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए ही एप्लीकेबल है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए नहीं। लेकिन जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में लेके जाते हैं तो एक मैनिपुलेशन किया जाता है उसके, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, उस मैनिपुलेशन के कारण एक स्यूडो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा था जब हम लोग इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो एनालिसिस कर रहे थे। हो सकता है सर के ऊपर से जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो आगे वाले चैप्टर्स में, दोनों को कंबाइन मत कीजिए, बस अभी इतना सोचिए ये फोर्स, ये रीडिंग है, एग्जांपल वही ले लीजिए सिलेंडर वाले की, रीडिंग है, रीडिंग तो चेंज नहीं होने वाली ना, ये फोर्स है रीडिंग, ठीक। तो वो रीडिंग किसी भी ऑब्जर्वर, कोई भी ऑब्जर्वर उसको देखेगा तो वो रीडिंग नहीं चेंज होने वाली है, एक नया फोर्स आ जाता है जिसको हम लोग स्यूडो कहते हैं। अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा होता, ठीक है, जिसको 100 न्यूटन तो नजर आता ही आता, लेकिन ये कहता है कि इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स और लग रहा है, मास इनटू 5, ये होता स्यूडो, ठीक है। इसको एक एक्स्ट्रा फोर्स नजर आता है, ये तो नजर आएगा ही आएगा, इस फोर्स पे कोई चेंजेस नजर नहीं आने वाले, अभी भी नहीं आ रहा, कोशिश कीजिए आ जाए, पहले इतना नोट कीजिए उसके बाद आगे बढ़े। इससे अभी कंफ्यूज मत हुई एक्सेलरेशन वाले पार्ट से, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब नॉन इनिशियल फ्रेम के बारे में डिस्कशन करेंगे, एनएलएम में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे कि मैंने कहा कि दो कार है मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इस वाले ड्राइवर से पूछा कि आप दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इसने कहा 50 मीटर की डिस्टेंस है हम दोनों कार के बीच में, ठीक है। आप भी रोड के साइड में खड़े थे, आपसे पूछा कितनी डिस्टेंस है, आपने कहा 50, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो ही रहेगी ना, क्या कोई भी ऑब्जर्वर देखे, आप प्लेन पे ही बैठ के देखेंगे तो आप कहेंगे 50 ही है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो हर एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस डिपेंड नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है।
हर एक ऑब्जर्वर के लिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, एक और टाइम, जैसे इसको कैसे ऑब्जर्व करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रेन है, ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैंने कहा 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें एक बंदा जो बैठा हुआ है, एक बंदा है जो इधर भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और एक बंदा है जो साइड में खड़ा है रेस्ट पे। ठीक है, ट्रेन के बॉगी में एक बंदा है जो भागते हुए जा रहा है इंजन की तरफ। ठीक, मैंने इससे पूछा कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जैसे दौड़ना स्टार्ट करेगा अपने स्टॉप वॉच को ऑन कर देगा। ठीक, और ये जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा स्टॉप वॉच को रोक देगा। ठीक है, और इसने कहा कि इसको 2 मिनट लगे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने। ठीक है, ये भी देख रहा था। ठीक, ये भी इसी को देख रहा है, ये जो दौड़ रहा है। इससे मैंने पूछा कि कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ये भी वही कहेगा ना 2 मिनट में पहुंचा। इसके लिए थोड़ी ये चीजें चेंज होने, टाइम थोड़ा चेंज होने वाला है। ठीक है, तो जो टाइम है ये भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आए कि ये दोनों क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और टाइम, ये इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ पूछा जा रहा है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि रिलेटिव मोशन लगा दें, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर। अगर इसके अलावा ये सब चीजें पूछी जा रही हैं तो मैंने तो देखा ये तो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। ठीक है, क्योंकि ये तो डिपेंड कर रहा था, हर एक रेफरेंस फ्रेम के लिए अलग अलग आएगा। ठीक, लेकिन ये दोनों चीजें डिपेंड नहीं कर रही। तो हमें क्वेश्चन को पिक कैसे करना है कि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाएं। अगर ये पूछा जा रहा है डिस्टेंस और टाइम, तो हम लोग कोशिश करते हैं 90% क्वेश्चन में कि रिलेटिव के क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। आ रहा है समझ में? अभी मैं 3 एग्जांपल लूंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। नोट कीजिए ये दोनों। स्नेहा समझ में आ रहा है? ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया, मेरे को प्रूव करके दिखाई कैसे टाइम डिपेंड करेगा। कई जगह फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला दे दिया, साथ साथ में भगवान ने ये भी दिया, दोनों का यूज करना है ना। मैं तो नहीं तो भविष्य में डॉक्टर कैसे बनेंगे? हर एक चीज का ये थोड़ी ना होता है कि ऑपरेशन ही कर दो, कुछ चीजें दवा से भी सही हो सकती है। हमने तो यही सीखा था कि कुछ होगा तो हमें ऑपरेशन कर देना। ठीक है, अच्छा फिजिक्स आप लोग कई बार सोचते हैं फिजिक्स पढ़ाया क्यों जाता है, हमें तो कहीं यूज आना ही नहीं है फिजिक्स का। बहुत यूज है, डॉक्टर कभी नहीं बन पाएंगे अगर फिजिक्स नहीं पढ़ा। जितने भी इक्विपमेंट हैं सब फिजिक्स से दे। ठीक है, एमआरआई करवा दिया, ठीक है, वो रिपोर्ट लेकर आया और आपको ये नहीं पता कि एमआरआई मशीन काम कैसे करती है। ठीक है, तो आपने तो अभी आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, मैक्सिमम डॉक्टर पूरे डिपेंडेंट होंगे इंस्ट्रूमेंट पे। थोड़ी सी भी चीज होगी तुरंत टेस्टिंग करवा देंगे कि आप टेस्ट लेकर आएंगे। ठीक है, लेकिन जो पुराने जमाने के होते थे, जो एक्सपीरियंस होल्डर होते थे, वो नर्व्स को देख के बताते थे। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, जो पुराने डॉक्टर नर्व्स को देख के बताते थे कि हाँ क्या है, बीमारी क्या है। लेकिन आज के डॉक्टर, अगर आपको फीवर भी होगा तो पता चले कि 10,000 की टेस्टिंग करवा ली आपने। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट को देख के भी आपको बताएंगे, उसमें भी एक्सपेरिमेंट करेंगे 2 महीने की, कि पहले ये दवा खाइए, उसके फिर 10 दिन के बाद आइएगा, फिर ये खाइए, फिर 15 दिन के बाद आइएगा, क्योंकि उन्होंने पैसे कमाने की मशीन है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि हाँ पेशेंट आ गया है तो इसको 3 महीने तक मेरे को अपने पास रखना है, तब तक दूसरा पेशेंट आएगा उसको 3 महीने तक। तो उन्होंने पूरा टारगेट बना के रखा हुआ सालों कि पेशेंट कहीं जाना नहीं चाहिए। ठीक,
लेकिन पुराने वाले होते थे, उनको पता था ये बीमारी, इसको दवा दो तुरंत सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मशीन के बारे में जानकारी नहीं है, आपने किसी की एमआरआई करवा दी, ठीक है, बाई चांस मशीन खराब, ठीक है, और आपने नर्व्स देखा दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक आपके दिमाग में था कि ऐसा हो सकता है, एक एमआरआई मशीन गलत था, उसने पूरी रिपोर्ट ही गलत बना के दे दी, तो उसने कंफर्म कर दिया है ही ये। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मशीन के हिसाब से चलने लगेंगे और उसका पूरा ट्रीटमेंट गलत कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए मशीन की जानकारी आपको होनी चाहिए कि हाँ मशीन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, शायद उसमें कुछ होता है एमआरआई में, मैं उससे मशीन में नहीं जा रहा कि कैसे काम करता है। ठीक, तो हो सकता है कि उसकी वाइंडिंग काम नहीं कर रही हो, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो पता है मशीन कैसे काम करती है। ठीक है, तो इसलिए उस मशीन वाले पार्ट पे नहीं जा रहा, लेकिन आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। स्टेथोस्कोप है, वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर ये सब यूज करते हैं जो डेंटिस्ट होते हैं, वो दांतों का साइज ऐसे नहीं ले लेते क्या, अच्छा ये तो 2 mm होगा, इंस्ट्रूमेंट होता है उनके पास। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में दे दिया, अब आप सोच रहे हैं इसको कैसे मेजर करें, इसकी रीडिंग कैसे लें। ठीक है, इसलिए फिजिक्स, ये तो पहला पॉइंट हो गया, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब फिजिक्स पे बेस्ड है, उसकी आनी चाहिए रीडिंग आपको अच्छे से। और दूसरा, फिजिक्स आपके लॉजिकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करता है। बायो क्या है, रटी हुई चीजें, ये हो रहा है तो ये करना है, ये हो रहा है तो ये करना है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स लॉजिकली सोचने पे मजबूर करता है। ठीक है, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, फिजिक्स पढ़ा तो आप सोचें हर जगह नहीं लगा, देखना पड़ेगा। ठीक, जैसा भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, रेशियो है टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके देख लीजिए, हर एक रेफरेंस फ्रेम में रेशियो सेम आएगा। टाइम इन दोनों का रेशियो है, स्पीड भी चेंज होगा, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है रेफरेंस फ्रेम में, लेकिन रेशियो हमेशा सेम रहेगा। कोई सा भी एक एग्जांपल लेके देख लीजिएगा, और समझ में देखिए, देखो बनाइए क्वेश्चन लिखिए। Find time when car overtakes man. Find time when car overtakes man. कितने टाइम पे कार मैन को ओवरटेक करेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे से टाइम के बारे में पूछा गया, तो मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि रिलेटिव मोशन से कर लो कुछ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कार विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मैन के रेस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहा हूँ। अब जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करेंगे वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे, तो मैन को आपने रेस्ट पे कर दिया। ये कार है, ठीक, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 100 मीटर।
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू यूसी माइनस यूएम। यही होगा। कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 0, और मैन की कितनी दी है? 10। ये आ गया -10। ठीक है, मैंने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू मैन, कार की एक्सीलरेशन कितनी है? 2, माइनस बॉय की एक्सीलरेशन कितनी है? 1, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब चीजें आसान हो गई ना। मेरे को तो सिंपल ये देखना है कि ये तो रेस्ट पे है, ठीक है, और कार मूव कर रहा है, और कार कितनी देर में यहाँ पहुंचेगी ये तो निकाल सकता हूँ ना। ये तो मूव नहीं कर रहा है ना, पहले वाले मूवी में मूव कर रहा था। ठीक है, तो रिलेटिव में पहला कॉन्सेप्ट तो इजी कर दिया कि दूसरे वाले को रेस्ट पे कर दिया। ठीक, अब मैं यहाँ पे वेलोसिटी देखूं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है? माइनस, माइनस का मतलब लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है ना? ठीक, और एक्सीलरेशन कितना? 1। आपने क्या पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो वो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद वो रिवर्स लेगा। ठीक है, तो आपने कहा ये ऐसे मूव करेगा फिर ऐसे जाएगा। रिलेटिव में ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगर मैन चीजों को देखेगा तो उसको ऐसा नजर आएगा कि कार पीछे गया फिर आ रहा है मेरे पास। ठीक, अब S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S कितना है दोनों के बीच में? U कितना है? A कितना है? 1। T की वैल्यू निकाली, सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक को। कितनी आ रही वैल्यू टी की? सही से सॉल्व कीजिए, देखिए। मिस्टेक किया, रूट में आएगा। दिया है सिंपल कैलकुलेशन, इसमें इतना टाइम क्यों लगता है? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 माइनस 20t प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 200 इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस बी। तो माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर,
मतलब कि 400 माइनस 4AC मतलब कि 800 डिवाइडेड बाई 2A ये आएगा ना। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 20 प्लस माइनस अंडर रूट 1200 में क्या बाहर आ जाएगा 10 तो बाहर आएगी, ठीक है, और साथ में 2 भी बाहर आ गया। अरे आता है अंडर रूट निकालना, तो कितना बचेगा बाहर ये होगा ना 20 का स्क्वायर करेंगे 400 इंटू 3 1200, ठीक, तो 2 को कैंसिल किया तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी टी आ गया आपको 10 प्लस माइनस 10 रूट 3 टी आ रहा है, ठीक। अगर मैं माइनस लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 रूट 3 ये तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है नहीं, तो इसका मतलब टाइम की एक ही वैल्यू आएगी वो आएगी 10 प्लस 10। इतने टाइम में ये इसको क्या करेगा ओवरटेक करेगा। विनय कहाँ ध्यान है सर ये नीचे कर दीजिए तो ऊपर वाला नोट करना। अच्छा देखिए पेपर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन इजी तभी होता है जब कॉन्सेप्ट आते हैं और कॉन्सेप्ट टिपिकल बहुत आसान आसान कॉन्सेप्ट नहीं है और आपको धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा। अभी हम लोग पीक तक चलेंगे, अभी स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है, फिर 2 डायमेंशन थोड़ा सा और, फिर एनालिसिस और उसके बाद वर्क पावर एनर्जी और रोटेशन सबसे पीक का कॉन्सेप्ट। तो कई लोगों की हालत होती है या तो सिर्फ छोड़ ही देते हैं रोटेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें। रोटेशन के बाद दोबारा हम लोग जमीन पे आ जाएंगे, ये चीजें स्मूथ चलेंगी, ग्रेविटेशन थर्मोडायनेमिक्स कैलोरीमेट्री, ठीक है, फिर थोड़ा सा एसएचएम और वेव में थोड़ा सा पीक आता है, ठीक, फिर दोबारा जमीन पे आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन जब गॉस लॉ पढ़ेंगे फिर से थोड़ा सा पीक आएगा क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले कॉन्सेप्ट है और ड्रॉपर बैच में समझाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है 2 साल वो कुछ गलत सीधे चीजें दिमाग में बैठा के रखते हैं, पहले उसको ब्रेन वॉश करना पड़ता है, उसके बाद ऊपर से अलग से फीडिंग करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है कॉन्सेप्ट को समझाने। 11th वाले बिल्कुल फ्रेश माइंड होते हैं, उनको जो समझा उनको समझना आता है, क्या यही होता है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा नहीं। पेपर बहुत इजी आता है नीट का, ठीक है, लेकिन इजी तभी होगा जब मेरे को सभी कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, फाइंड minimum separation between car and boy. Find minimum
separation between car and boy. अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है सेपरेशन। सेपरेशन तो किसी दो पॉइंट के बीच में होता है, मतलब कि अब रिलेटिव को कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव में या किसी भी रेफरेंस फ्रेम में डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल चेंज नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे अगर मिनिमम सेपरेशन की बात कर रहे हैं, आपने सिंपल ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, हाईवे वगैरह या किसी सिंपल रोड पे भी ऐसा ऑब्जर्वेशन हो जाता है कि मान लीजिए कि आपकी स्पीड ज्यादा है, आप सामने एक कार चल रही है, ठीक है, आपने अपनी स्पीड बढ़ाई, आप इसके पास तक आए, ठीक, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा था, आप इसको ओवरटेक करना चाहते हैं लेकिन इसका एक्सेलरेशन ज्यादा था, स्पीड से आगे बढ़ गए। ऐसा होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो लेकिन एक ऐसा टाइम आया था जब मिनिमम सेपरेशन हो गई थी दोनों के बीच, ठीक है, उसके बाद फिर से सेपरेशन इंक्रीज होने लगी। ठीक, तो वही मिनिमम सेपरेशन निकालना है कि मिनिमम सेपरेशन कब होगी या कितनी डिस्टेंस होगी मिनिमम सेपरेशन। ठीक है, अब इसको लॉजिकली कैसे सोचा जाए? अगर मैं रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करता हूँ, मैं सामने वाली कार में बैठा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है, मैं सामने ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं तो रेस्ट पे रहूंगा ना, ठीक, तो मेरे को लगेगा कि ये पीछे से बाइक वाला मेरे पास आ रहा है, ठीक है, अब ये मिनिमम सेपरेशन हो गया। अब उसके बाद मेरे को लगेगा अब सेपरेशन बढ़ रही है, मतलब ये पीछे जा रहा है, मेरे रेस्पेक्ट में ऐसा हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये इसके पास आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये फिर ऐसे दूर चलते जा, दोनों मूव कर रहे हैं आगे, ठीक, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, मेरे को लगेगा कि ये मेरे पास आया और उसके बाद ये रिवर्स बैक होकर पीछे जा रहा है, लेकिन जब ये पास आया और इसको रिवर्स होकर पीछे जाना है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी पड़ेगी यहाँ पे? 0। यही कॉन्सेप्ट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टिक किया जाए, रिलेटिव में क्या हो रहा होगा। पहले कॉन्सेप्ट को लिखिए कि एक्चुअल में रिलेटिव मोशन में हो क्या, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। आगे वाले कार के रिस्पेक्ट में बाइक वाले को लग रहा होगा कि ये मेरे पास आ रहा है, ये वेलोसिटी 0 हुई, उसके बाद ये पीछे जा रहा है, तो जब वेलोसिटी 0 हो रही है उसी समय हम दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? मिनिमम है। विथ रेस्पेक्ट टू बॉय बात की थी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू बॉय uc माइनस ub, uc कितना है 30, बॉय की कितनी है 10, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू बॉय, कार की एक्सेलरेशन 2 है, इसकी कितनी है 4, ये आ जाएगा -2। ठीक है, और मैंने कहा कि मिनिमम सेपरेशन कब होगा, जब फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू बॉय कितनी होगी 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। b तो 0 हो गया, u की वैल्यू कितनी आई 20, तो ये 400, 2 a की वैल्यू कितनी है माइनस, तो -4 into s, s इज इक्वल टू कितना आ गया। ठीक है, इसका मतलब कार कितनी डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा 100, तो कितना बच गया 20, मिनिमम सेपरेशन आ गया 20।
नहीं आया समझ में? आ गया देखिए नोट कर लिए। मैंने ऊपर से एक पार्टिकल को थ्रो किया और एक नीचे से पार्टिकल को थ्रो किया, तो आपको बताना है कि कितनी हाइट पे दोनों पार्टिकल टकराएंगे आपस में। ऐसे कुछ अब देखिए मैं विथ रेस्पेक्ट टू ए बात कर रहा हूँ, तो जिसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे वो तो रेस्ट पे आ जाएगा, तो मैंने ए को रेस्ट पे कर दिया, ए रेस्ट पे, बी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो आपको निकालना पड़ेगा ना वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यू बी माइनस यू ए, यू बी कितना है 30 माइनस यू ए कितना है -10, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, देखिए
ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। Acceleration of B with respect to A, acceleration of B minus acceleration of A. B का acceleration कितना है? मोशन डे ग्रेविटी है ना, मोशन डे ग्रेविटी में क्या बताया था, हमेशा माइनस G होता है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो आ गया, एक्सेलरेशन जीरो आ गया, इसका मतलब स्पीड हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन है ही नहीं बॉडी में, तो B कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, इसको इससे टकराना है, कितना डिस्टेंस कवर करना है टकराने के लिए, 100 मीटर। तो कितना टाइम लगेगा उसको A तक पहुंचने में, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 100, स्पीड कितनी है 40, तो ये आ जाएगा आपका 5/2। इतने सेकंड में वो A से टकरा जाएगा, ठीक। लेकिन मेरे को हाइट निकालना है ना, हाइट निकालनी है, मैंने कहा ये हाइट है, इतने हाइट पे टकराना होगा, ठीक है। तो टाइम कितना ही लगेगा टकराने, ठीक। तो ये यहां से यहां तक कैसे निकालेंगे, S इज इक्वल टू U कितना है 30, टाइम कितना है 5/2 माइनस हाफ G की वैल्यू 10 इंटू 5/2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए, ये हाइट है। किसी के रेस्पेक्ट में नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे टाइम वही आएगा 5/2। इस बार कितने लोगों ने नीट दिया था, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 500 प्लस किसी के रहे कितने, 575, कितना रहा फिजिक्स में मार्क्स, अरे वो आएंगे जिसने चेक तो किया होगा, सब कुछ चेक करते हैं, हाँ कितने 30 सही थे आप, तो मतलब कि 120, 15 गलत, मतलब 105। आपको मिनिमम 130 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा फिजिक्स में, मिनिमम। अब बायो 330 प्लस, केमिस्ट्री 150 या 160 प्लस, क्योंकि इस बार का कट ऑफ हाई जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है इस बार, लास्ट टाइम 14 लाख के आसपास में थे, और इस बार जो पिछले साल पेपर नहीं दिए हैं कोरोना के कारण, जिनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई अच्छी, वो फिर से आएंगे, और वो कम से कम 3-4 लाख स्टूडेंट होंगे, तो 14 लाख तो नहीं, 3-4 लाख और नए और ऐड होंगे, तो लगभग 18 से 20 लाख होंगे इस बार स्टूडेंट, तो कट ऑफ तो हाई जाएगा, तो प्रैक्टिस आपको उसी में करनी है। कितनी आ रही वैल्यू, कैलकुलेट किया 43 आ रही है, तो यही होगा, तो आपकी गलत आ रही है 38.75, यही सॉल्व किया, तो कैलकुलेशन दो लोगों का अलग अलग कैसे हो जाएगा, एक बार क्रॉस चेक करके देख लें कहीं पे गलती तो नहीं की, दोनों लोग क्रॉस चेक कर लीजिए, और आप लोग निकालिए क्या आ रहा है, इससे मेरे को मत सॉल्व करवाइएगा, इतना आपको आना चाहिए। कितना आ रहा है
43.75 वही आ रहा है। एक लिफ्ट है, लिफ्ट में 24 मीटर हाइट पे बंदा खड़ा है, ठीक है। उसने क्या किया, उसके हाथ में एक कॉइन है और लिफ्ट एक्सीलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब उसने क्या किया, 24 मीटर हाइट पे उसने कॉइन को ड्रॉप किया, ठीक है। तो आपको पता लगाना कॉइन कितनी देर में जाके उससे टकराएगा फ्लोर से, ठीक है। 450 प्लस कौन कौन से हैं? 450 प्लस कोई नहीं, 453, 400 प्लस कितने, 389, और किसने दिया था, 397, और किसी ने भी दिया था, अच्छा, और कोई 300, 650 का टारगेट रखिएगा, 650 का टारगेट होना चाहिए इस बार आपका, क्योंकि टारगेट रखेंगे तो 15-20 नंबर तो कम होंगे ही होंगे, क्योंकि 2019 में 580 के अप्रॉक्स दिया था कट ऑफ, इस बार अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है, अप्रॉक्स 610 के आसपास में जाना चाहिए, और नेक्स्ट ईयर 20-30 नंबर और बढ़ा लीजिए। इसलिए भगवान से मनाइए कि फिजिक्स हार्ड आ जाए, कट ऑफ कम चल जाए, फिजिक्स ही पूरा खेल करती है, अगर हार्ड आ गया तो जितने रटन विद्या हैं सब गायब हो जाएंगे। किसी का आया कुछ,
कितना आ रहा है? कुछ नहीं आया, कुछ तो आया होगा। मान लीजिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ तो आंसर निकाल के रखेंगे ना, या कुछ भी हो जाए, तो वही आंसर चाहिए मेरे को। स्नेहा सॉल्व हुआ आपका? स्नेहा गलत है। और कोई? जो भी आंसर आ रहा है बताइए, गलत ही होगा उससे ज्यादा क्या होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये पॉइंट को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप भी लिफ्ट में खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, आप लिफ्ट में खड़े हैं, तुरंत इमेजिन करने लगेंगे खुद को, तब चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी समझ में। अगर आप लिफ्ट, ये लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे को तो नहीं पता चला ऊपर जा रहा है, क्योंकि मैं तो लिफ्ट में खड़ा हूँ, मैं नीचे देख ही नहीं रहा, चारों तरफ से पैक है, ठीक, ये ऊपर जाएगी नीचे जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट करके अगर मैंने ड्रॉप किया, ठीक है, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, तो आपको जो सिंपली मूव करके नीचे आएगा, टकराएगा। आपने टाइम देखा, बोला कितने टाइम में टकराएगा, ठीक है। अब मेरे को रिलेटिव के रेस्पेक्ट में बातें करनी है। अब मैं जब कॉइन को ड्रॉप कर रहा हूँ, कॉइन भी कहाँ पे है? लिफ्ट में है, ठीक है, कॉइन भी आपके लिफ्ट में है। तो अगर कॉइन भी लिफ्ट में है, इसका मतलब कॉइन की जब इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी? जो लिफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी होगी। क्योंकि कॉइन भी तो लिफ्ट में ही है ना, मैं कॉइन लिफ्ट में ऐसे करके तो ऐसे छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कॉइन की क्या होगी? जो लिफ्ट की होगी, ठीक। और ऑब्जर्वर आप भी लिफ्ट में ही खड़े हैं, ठीक, तो आपको क्या नजर आएगा? भूल जाइए, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। मैं लिफ्ट में खड़ा, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे कॉइन को ड्रॉप कर रहा हूँ, और आप लोग ऑब्जर्वर आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉप किया, आपको क्या नजर आएगा? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या नजर आएगी? जीरो। आप लिफ्ट में, मैं कॉइन में ऐसे ये कॉइन लिया हुआ है, मान लीजिए रूम लिफ्ट है, ठीक है, मैं कॉइन को ड्रॉप कर रहा हूँ, आपको क्या नजर आएगा? जीरो। तो मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज जीरो, क्योंकि आप लिफ्ट में बैठे हुए, ठीक। अब हम लोग एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सीलरेशन टू लिफ्ट। कॉइन नीचे क्यों गिर रहा है? ग्रेविटी के कारण। तो जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया, तो ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें माइनस जी एक्ट करने लगेगा, जैसे ही इसको छोड़ा मैंने, ये माइनस जी के कारण नीचे आ रहा है, ठीक। लिफ्ट का एक्सीलरेशन कितना है? 2, ऊपर है तो प्लस ही है, ये कितना आ जाएगा? -12, जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई -12। अब हमें क्या करना है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। S कितना होगा? जहां से मैं प्रोजेक्ट करता हूं वो ओरिजिन होता है, ठीक है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नीचे आ रहे हैं ना, तो -24,
इज इक्वल टू 1/2, ए की वैल्यू कितनी आ गई -12 टी स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन एम्स में आया था, आगे समझ में कहीं पे कंफ्यूजन है पूछ लीजिए। डायरेक्ट सॉल्यूशन मत लिखिएगा, पॉइंट जरूर लिखिए कि ये 0 क्यों हुआ, ठीक है, रीजन जरूर होना चाहिए। ये आपने -g क्यों लिखा, इसका रीजन, ठीक है, और ये आपने -24 क्यों लिखा, इसका रीजन। और सब तो कर ही लेंगे, लेकिन जो मेन रीजन वाले पार्ट है वो क्लियर होने चाहिए। ग्रेविटी के नीचे क्यों है, तो नीचे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, मोशन ऑफ ग्रेविटी में स्टार्टिंग यहीं से किया था, उसको थोड़ी ना चेंज कर देंगे। ये तो है ना कि एक क्वेश्चन में प्लस ले लूं, दूसरे क्वेश्चन में माइनस ले लूं, तो पूरा कॉन्सेप्ट ही मिसमैच हो जाएगा। एक ही कन्वेंशन, आप लिफ्ट में, ये लिफ्ट है, आप बैठ के देख रहे हैं, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी खत्म। अब आपने तो खुद ही आंसर दे दिया, आप लिफ्ट में बैठ के देख रहे हैं इसको, ठीक है। या फॉर्मूले से लिखना है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन 10, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट 10, तो 10 - 10 0, कैसे भी कर लीजिए, ठीक है। विनीत क्या हुआ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा आज? उज्जवल नहीं आ रहा समझ में, आ गया, क्लियर है सबको, ठीक है। तो कल हम लोग डाउट सेशन लेंगे, मैंने सोचा था आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, आप लोगों ने टाइम बढ़ा दिया, तो कल इसको हम लोग डाउट सेशन लेंगे, ठीक है। कल तक सभी क्वेश्चन कर लीजिए, एक दिन का टाइम एक्स्ट्रा मिल गया आप लोगों को, शीट पूरे, तो मेरे ख्याल से 2-4 डीपीपी भी हैं आपके, और उसके बाद 2 शीट हैं आपके पास, ठीक है, पूरा सॉल्व कीजिएगा।